नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 4। तो बच्चों, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या सीखना है। आज की वर्कशीट है, प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। मतलब ग्लोब पर हम लोग महाद्वीप देखते हैं, महासागर देखते हैं और इनके अलावा कुछ ऐसी रेखाएं देखते हैं जो इस तरह की हो, आड़ी हो, और कुछ रेखाएं ऐसे खड़ी होती हैं। तो आज हम इन रेखाओं के बारे में कुछ विस्तृत नॉलेज प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों किया गया है जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है। अगर धरती की बात करें तो धरती पर ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं है और पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भों मतलब अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर खास स्थान को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ अक्षांश और देशांतर रेखा को माना गया और उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये है अक्षांश रेखा। इन रेखाओं में आप देख पा रहे हैं कि ऐसी गोल गोल वृत्ताकार कुछ रेखाएं बनी हुई हैं और अक्षांश रेखाएं ऐसी ही वृत्ताकार रेखाएं होती हैं और ये कभी भी आपस में एक दूसरे से सटती नहीं है। ये रेखाएं हैं और यह है विषुवत वृत्त, मतलब कि जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं और यह पृथ्वी को 2 आधे भाग में बांटता है। जैसे कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि आप ये देखिए, अगर ये आपकी पृथ्वी हो गई तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री ठीक इसके बीचों बीच इसको 2 भाग बांटती है, इसको तो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और उसके बाद 23.5 डिग्री अक्षांश होती है। कुछ मुख्य अक्षांश इसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा। अब कुछ देशांतर रेखा को समझ लेते हैं। देशांतर रेखाएं यहाँ से ध्रुवों से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से सट जाती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे से सटती नहीं। उसके बाद देशांतर रेखाएं एक दूसरे से सटती हैं और ये अर्धवृत्त बनाती हैं देशांतर रेखाएं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूरी वृत्त बनाती हैं। और एक पृथ्वी पर फिर ग्रिड बनता है अक्षांश रेखाओं को मिलाकर और देशांतर रेखाओं को मिलाकर एक जाल बनता है और इस पूरे जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अलग अलग समझते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया भी। उसके बाद है कि सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त 0 डिग्री है और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि सबसे बड़ा अक्षांश, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो एक यहां से 0 डिग्री अक्षांश चलती है, ऐसे 0 डिग्री अक्षांश, और यह पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। ठीक है, इसको ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब अक्षांश समानांतर होते हैं। अब जो अक्षांश रेखाएं होंगी ऐसे समानांतर होगी, ये एक दूसरे में कभी सटेंगे नहीं, हमेशा एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्माण में होता है। एक मिनट में आपको बता देता हूं कि ताप कटिबंध का निर्माण कैसे होता है। आप इस चीज को देख लीजिए। ये मान लीजिए आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये 0 डिग्री हो गया और ये 23.5 डिग्री हो गया अक्षांश, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, और इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा।
इस दोनों के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। और यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, कुछ तिरछी पड़ती हैं, तो इसको उपोष्णकटिबंध मतलब कि यह शीतोष्ण कटिबंध, कुछ ठंडा प्रदेश भी है और कुछ गर्म प्रदेश भी है। यहाँ तिरछी पड़ती हैं तो इसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस तरह से अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। और उसके बाद अब हम देशांतर रेखा को देखते हैं। तो देशांतर रेखा को भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसके लिए भी हम एक खाका तैयार करते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। आप देखिए, एक शेप लीजिए पृथ्वी का गोला सा, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई। अब हम इस पर आधारित बात समझते हैं। कह रहा है कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो यहाँ से ये रेखा ऐसे आती है, यह उत्तरी ध्रुव हुआ, यह जो है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। और सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं, जबकि हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो ये प्रमुख देशांतर जो है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध और इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होते, यह ध्रुवों पर मिलते हैं। हमने देखा है कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। अब देशांतर रेखा का उपयोग स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पर आने में 4 मिनट का समय लेती है। तो इस तरह से अगर एक जगह का दूरी किसी दूसरे जगह से 10 देशांतर का अंतर है, तो दोनों के समय में 40 मिनट का अंतर होगा। तो इस तरह से देशांतर रेखाएं समय निर्धारण में सहायक होती हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने अक्षांश देख लिया, हमने देशांतर देख लिया। अब कह रहा है कि ग्रिड क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। वहाँ अक्षांश की क्या स्थिति है और देशांतर क्या है, तो वहां से एक्यूरेट पृथ्वी पर कोई भी जगह कहाँ है यह हमको पता चल जाए। अब यहाँ नीचे 2 गतिविधियां दी गई हैं। आप इन दोनों गतिविधि को देखिए। गतिविधि 1 है कि दिए हुए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। तो यह देखिए, यह है 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, ये है। और यह उष्ण कटिबंध है, यह विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, विषुवत वृत्त उष्ण कटिबंध है। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है यहाँ, और इसमें कुछ गर्मी कुछ ठंड पड़ती है। इस क्षेत्र में कुछ गर्म और कुछ ठंड पड़ती है। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और ये कर्क रेखा। इस तरह से आप इसको नामांकित करेंगे। यह है 0 डिग्री विषुवत वृत्त, या फिर इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। अब यहाँ है आर्कटिक वृत्त, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त। तो अब यहाँ से इधर बिल्कुल शीत कटिबंध हो जाता है, यहाँ से इधर भी बिल्कुल शीत कटिबंध हो जाता है, बहुत ठंड पड़ती है इस क्षेत्र में। तो इस तरह से ताप कटिबंध को आप सूचीबद्ध कर सकते हैं और प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम को आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरी गतिविधि क्या है। तो दूसरी गतिविधि में हमें समय जानना है। समय के बारे में सबसे पहले कह रहा है GMT ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। अब आप थोड़ा सा इसकी स्थिति को समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर यहाँ
0 डिग्री देशांतर है और यह ब्रिटेन से होकर गुजरता है। तो इसके इस साइड में पूर्वी क्षेत्र हो गया और इस साइड में पश्चिमी क्षेत्र हो गया। यहाँ से समय की गणना होती है और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यानी उत्तर माना गया। तो यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होगा, मान लीजिए ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यह भारत का मानक समय हो गया। यहाँ जितना टाइम होगा उतना भारत में बजेगा। तो 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा या 0 डिग्री से यहाँ अगर 12 बजेगा, 0 डिग्री पर 12 बजेगा तो हमारे यहाँ 5:30 शाम होगा। अगर यहाँ 12 बजे दिन होगा तो हमारे यहाँ 5:30 शाम होगा, मतलब 5.5 घंटा हमारा समय आगे चलता है। वही कह रहा है कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे 5:30 आगे है। अब करा गतिविधि 2 में पता लगाएं कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो मान लीजिए भारत के 2 बज रहे हैं तो यहाँ से 5.5 घंटा पीछे चलिए, 1, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ 9, तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 हो गया। तो यहाँ करीब 9:30 होगा। ओके, तो 9:30 होगा तो इधर हो गया 2.5 घंटा और 2 घंटा नहीं 4.5 हुआ, 8:30 होगा यहाँ पर 8:30। तो 8:30 होगा तो फिर यहाँ से 5.5 घंटा आगे 2 होगा। तो ग्रीनविच पर 0 डिग्री पर यहाँ 8:30 होगा। तो इस तरह से हम समय का पता लगाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और इसमें हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों को जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।